हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस और इनसे रिलेटेड मैथमेटिकली क्वेश्चन जितने भी यूजीसी नेट के अंदर आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म। व्हाट इज मार्केट मैकेनिज्म। तो एक बार ये देखिए भाई, मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है। देखो भाई, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लिया भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ली। डिमांड कर्व कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड भाई। मेरी क्लास के स्टूडेंट तो सभी समझ रहे होंगे भाई कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों और सप्लाई कर्व अपवर्ड क्यों भाई। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है भाई, जो आज तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखो भाई, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड और प्राइस सप्लाई कर्व अपवर्ड भाई। तो प्राइस का डिटरमाइन कहाँ पे हुआ भाई? मार्केट के अंदर, जहाँ पे डिमांड सप्लाई ने कट किया और क्वांटिटी का इतना डिसीजन हुआ भाई। तो मार्केट मैकेनिज्म होता क्या है भाई? जहां पर मार्केट के डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में कट कर डिसाइड करे किसको, प्राइस और क्वांटिटी को, तो उसी को बोलते हैं भाई मार्केट मैकेनिज्म। अब देखो भाई, मार्केट मैकेनिज्म के अंदर और रोल क्या होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने कट किया ना, मान लेता हूँ मैं उसको ई पॉइंट ले लिया भी इसको, और इसको मान लिया भाई डी डी वन एस वन। क्लियर है जी? डी डी वन और एस वन। अब देखो मार्केट मैकेनिज्म भाई क्यों बेस्ट है, अब वो उसके ऊपर बात करेंगे भी हम। वो देखो एक बार, आप देखो यहीं से आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन का भी पता लगेगा भाई। देखो मान लो मैं पहले डिमांड कर्व को लेता हूँ भाई। देखो डिमांड कर्व को लेता हूँ भाई मैं। मान लो ये कोई कंज्यूमर है, फर्स्ट कोई कंज्यूमर है, वो इस क्वांटिटी को कितने रुपए में भी परचेस करने को तैयार था, इतने रुपए में। देखो देखो इस डिमांड कर्व का ये पोर्शन हमें क्या बता रहा है? इससे ई से ऊपर वाला यानी कि ईडी पोर्शन, दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमें क्या बता रहा है भाई कि ये जो कंज्यूमर है ना, डी ई कंज्यूमर, ई से ऊपर ऊपर वाले जितने भी कंज्यूमर है डी तक, वो सभी इस क्वांटिटी को पी प्राइस से ज्यादा लेने पर भी तैयार थे भाई, यानी कि पी से एक्स्ट्रा प्राइस पर लेने को भी तैयार थे। देखो ये फर्स्ट कोई कंज्यूमर होगा जिसका प्राइस डी है भाई, जो इस गुड्स के लिए कितना देने को तैयार है? डी प्राइस तक देने को तैयार है भाई। तो उसके लिए, और लेकिन उसको मार्केट मैकेनिज्म की वजह से, या मार्केट की वजह से किस रेट में मिल रहा है भाई उसको? वो पी में भाई, ओपी प्राइस में मिल रहा है भाई उसको। वो किस प्राइस में मिल रहा है भाई? ओपी प्राइस में। तो ये पी डी मात्रा में क्या बच जाता है? कंज्यूमर सरप्लस भाई। दोबारा देखो, और तो ये तो क्या, उस सिंगल बंदे का कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ही ये बहुत से कंज्यूमर है भाई, यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत से भाई, समझ रहे हो ना? इनफाइनाइट कंज्यूमर है भाई, इनफाइनाइट कंज्यूमर। तो इनफाइनाइट कंज्यूमर भाई जो इस क्वांटिटी के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि पी ओपी जो है उससे एक्स्ट्रा देने को तैयार है भाई। तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है भाई? कंज्यूमर सरप्लस भाई। समझ रहे हो ना कंज्यूमर सरप्लस कैसे? दोबारा देखो भाई एक बार, एक मिनट भाई। देखो क्या बोल रहा है भाई कि ये मान लो कोई फर्स्ट कंज्यूमर था, वो इस क्वांटिटी के लिए कितना देने को तैयार था? मान लो इतना इतना देने को तैयार था भाई, इतना प्राइस, कितना? ओपी वन प्राइस देने को तैयार था। लेकिन मार्केट मैकेनिज्म की वजह से वो या मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से बोलो आप, तो मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से वो उसे कितने में मिल जाती है वो गुड्स? ओपी प्राइस में भाई। तो ये P1 उसका क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। इतना उसको बच गया भाई। अरे कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन क्या होती है भाई? मैक्सिमम विलिंगनेस, मैक्सिमम विलिंग मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल पे। कि मैक्सिमम विलिंग कितना, इसको हम एग्जांपल से भी करेंगे भी आगे। एक बार सिंपल देखो, तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल पे। तो मैक्सिमम विलिंगनेस कितनी है उसकी? विलिंग यानी कि वो कितना तक देना चाहता है या दे सकता है उस गुड्स के लिए, इतना ओपी वन। और वास्तव में कितना देता है? ओपी। तो ये जो बच गया पी वन, वो क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस भाई। ऐसे ही और भी कंज्यूमर होंगे भाई, मान लो ये है बहुत से कंज्यूमर है भाई। तो ये जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्स्ट्रा प्राइस देने को भी तैयार है,
इस क्वांटिटी के लिए, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई हमारा कंज्यूमर, या इसको बोल सकते हो भाई टोटल कंज्यूमर सरप्लस बोल सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि सभी कंज्यूमर का मिलके बना है भाई, तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस, समझो भाई कंज्यूमर सरप्लस को। अब देखो ये क्या हो गया मेरा ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस, कैसे भाई देखो, ये जो सप्लायर है, ये जो सप्लायर है, फर्स्ट मान लो ये जो सप्लायर है वो इस क्वांटिटी को कितने प्राइस पर देने को भी तैयार है, ओपी ओपी नोट प्राइस पर देने को भी तैयार है भाई, समझ रहे हो, लेकिन मार्केट मैकेनिज्म की वजह से या मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से वो कमोडिटी कितने की सेल हो रही है, ओपी की, तो ये पी नोट पी इस प्रोड्यूसर का क्या हो गया सरप्लस। ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे जिसकी कॉस्ट बढ़ती गई, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सारे कौन से प्रोड्यूसर हैं जो अपने प्रोडक्ट को यानी कि जो इस कमोडिटी को इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में बेचने को भी तैयार थे, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें कितना प्राइस मिल रहा है, ओपी मात्रा में प्राइस मिल रहा है भाई, तो ये जितना भी ये बच गया, अब ये सारा क्या हो गया फिर उनका प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये एस नोट ई है ना, नेक्स्ट डायग्राम देखो एक बार दोबारा से देखो, एक मिनट देखो भाई, क्वांटिटी प्राइस, डिमांड कराओ सप्लाई कराओ, ठीक है जी, डिमांड कराओ और सप्लाई कराओ। अब देखो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई भाई। अब देखो तो ये इस पॉइंट को मान लिया ई भाई, और ये है हमारा DD1, ये है हमारा SS1, सप्लाई करो। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस ये कैसे हुआ भाई, DPE पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस कैसे हुआ वो देखो, आप देखो ये जो कंज्यूमर है ना, मान लो ई से ऊपर वाले जितने भी कंज्यूमर है, मैं देखो कलर चेंज कर रहा हूं भाई, देखो ये जितने भी कंज्यूमर है ना, ये सारे क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्स्ट्रा देने को तैयार है इस क्वांटिटी के लिए, तो ये सारा का सारा क्या हो गया कंज्यूमर सरप्लस, टोटल कंज्यूमर सरप्लस भाई, क्योंकि बहुत से कंज्यूमर है यहाँ पे, कोई सिंगल कंज्यूमर नहीं है, समझो भाई। तो ये क्या हो गया मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस। ऐसे ये देखो ई एस मात्रा में जो सप्लायर है ना, यानी कि ई से नीचे वाले, यानी कि ये वाला पोर्शन भाई, ये वाला पूरा पोर्शन, इसके अंदर सप्लायर क्या है भाई, इस क्वांटिटी को ई यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में देने को भी तैयार है, कम में देने को, जिसका प्राइस जितना कम, जिस प्रोड्यूसर का प्राइस या कॉस्ट, जिस प्रोड्यूसर का प्राइस या कॉस्ट जितना कम उस गुड्स को सेल करने के लिए, उसको उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर सरप्लस, समझ रहे हो ना भाई, उसको उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा। तो ये सारा का सारा क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस, क्लियर है जी। तो ये सारा का सारा क्या हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, जिसकी कॉस्ट जितनी ज्यादा कम होगी, मान लो ये वाला कोई प्रोड्यूसर है, उसको सारा कितना प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा, इतना, इतना प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा। ऐसे ये वाला प्रोड्यूसर है उसको कितना मिलेगा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा। ऐसे ये वाला प्रोड्यूसर है उसको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ऐसे ही मैं सारे को जोड़ दूंगा तो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा भाई। तो ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस और ये कंज्यूमर सरप्लस, समझो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। अब देखो भाई, अब मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे थे भाई, मार्केट, एक मिनट में, मार्केट मैकेनिज्म। तो देखो भाई, तो अब ये देखो ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है ना, ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है वो क्या है भाई, ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है वो इस क्वांटिटी के या इस कमोडिटी के लिए, इस कमोडिटी या इस क्वांटिटी के लिए ओपी मात्रा में प्राइस देने को तैयार नहीं है, या बोल सकते हो कि भाई उनकी पॉकेट अलो नहीं कर रही। अरे समझो भाई, कॉमन सेंस की बात है। ये मान लो ये कोई कंज्यूमर है, वो इस कमोडिटी के लिए कितना प्राइस देने को तैयार है, इतना। उसकी पॉकेट में कितना है भाई इसके लिए, इतना। जबकि कमोडिटी का प्राइस क्या है भाई, मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट स्ट्रक्चर की वजह से ओपी, तो इसको ये नहीं खरीद सकता भाई, ये कंज्यूमर इसको, ना ही ये कंज्यूमर खरीद सकता, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये। तो ये ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है, ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है वो क्या हो गया भाई, मार्केट से बाहर, मार्केट से बाहर भाई, आउट ऑफ मार्केट है भाई ये वाले कंज्यूमर, कि ये गुड्स को खरीद नहीं सकते भाई। और ऐसे ही ES1 जो सप्लाई करो है, ये पोर्शन भाई, ES1 जो सप्लाई करो है, ये वाला पोर्शन ES1 जो सप्लाई करो है, वो कंज्यूमर, सॉरी वो सप्लायर क्या हो गए मार्केट से बाहर। क्यों?
क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो प्राइस से भी ज्यादा है। समझ रहे हो ना, इस सप्लायर की कॉस्ट कितनी है, इतनी, इस सप्लायर की कॉस्ट कितनी है, इतनी। तो ये सारे क्या हो गए भाई, मार्केट से बाहर। तो ES1 मात्रा में जो सप्लायर है वो भी क्या है भाई, मार्केट से बाहर। समझो भाई, ED1 मात्रा में कंज्यूमर मार्केट से बाहर, ES1 मात्रा में सप्लायर मार्केट से बाहर। और किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसकी कॉस्ट जितनी कम उतना प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोड्यूसर को, और जितनी विलिंगनेस कंज्यूमर की ज्यादा उसको उतना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस। तो मार्केट मैकेनिज्म क्या बताता है भाई, मार्केट मैकेनिज्म क्या बताता है, एक मिनट भाई देखो, नेक्स्ट स्लाइड देखो। तो मार्केट मैकेनिज्म हमें क्या बताता है भाई, और मार्केट मैकेनिज्म बेस्ट क्यों है भाई, वो देखो। DD1 SS1 क्वांटिटी प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस भाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये ED1 मात्रा में सप्लायर मार्केट से बाहर, और ES1 मात्रा में कंज्यूमर, सॉरी ED1 मात्रा में कंज्यूमर मार्केट से बाहर, और ES1 मात्रा में सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर हो गई। समझ रहे हो भाई। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस था, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब देखो मार्केट मैकेनिज्म बेस्ट क्यों है, ये जो ES1 जो प्रोड्यूसर है ना, ES1 मात्रा में जो प्रोड्यूसर है उनको मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट क्या बोलती है कि अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो अपनी कॉस्ट को OP प्राइस पे लेके आओ, या इससे कम, OP प्राइस या इससे कम पर लेकर आओ, अगर आपको मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करना है। तो अगर आपको मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करना है तो आप अपनी कॉस्ट को कम करो। सप्लायर साइड तो ये बोलती है अभी मार्केट मैकेनिज्म, और डिमांड साइड या कंज्यूमर की साइड मार्केट मैकेनिज्म क्या बोलता है, ED1 कंज्यूमरों को कि अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो या इस कम्युनिटी को परचेस करना चाहते हो तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ, समझ रहे हो ना, या अपनी पॉकेट को इतना लो करो कि आप कम से कम OP1 प्राइस तो देश को, या इससे ज्यादा। समझ रहे हो भाई, OP1 प्राइस तो उस कम्युनिटी के लिए देश को, तभी आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, नहीं तो ED1 मात्रा में कंज्यूमर जो है वो मार्केट से बाहर भाई। समझ रहे हो ना, ED1 मात्रा में कंज्यूमर जो है मार्केट से बाहर। समझ रहे हो, और जिस कंज्यूमर की विलिंगनेस जितनी ज्यादा उसको उतने ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस, और जिस प्रोड्यूसर की कॉस्ट जितनी कम उसको उतना ज्यादा सरप्लस भाई, उसको उतना ज्यादा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अभी पीछे हमारे जो एग्रीकल्चर के लॉ आए थे भाई, तो ये बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड थे, मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर ही तो बेस्ड थे भाई, कि मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर लेके आया जाए भाई एग्रीकल्चर को। और अगर हमारी एग्रीकल्चर मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर आ जाती तो भाई एग्रीकल्चर का भी सिस्टम चेंज होता भाई। समझ रहे हो भाई, लेकिन किसानों को भाई समझ में नहीं आया भाई ये कानून। समझ रहे हो भाई, तो छोड़ो, इस टॉपिक के ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे भाई। अभी देखो हम मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर थे भाई, क्लियर है। तो ये मार्केट मैकेनिज्म था भाई, क्लास में तो भाई हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले डिमांड कर्व फाइंड करते हैं भाई, हम एक वीक के अंदर तो हम डिमांड कर्व फाइंड करते हैं, उसके बाद सप्लाई कर्व निकालते हैं भाई, और फिर फैक्टर मार्केट का डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व निकालते हैं, उसके बाद फैक्टर मार्केट का मार्केट मैकेनिज्म और गुड्स मार्केट का मार्केट मैकेनिज्म, बोथ को एक साथ करते हैं भाई। समझ रहे हो भाई, तो अभी यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं हो पाएगा भाई, सिंपली देखो भाई। तो ये मार्केट मैकेनिज्म भाई, अब देखो समझो भाई मार्केट मैकेनिज्म बेस्ट क्यों है, किस लिए बेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये, एक मिनट भाई देखो, यहाँ पे प्राइस, ओरिजेंटल पे क्वांटिटी, प्राइस, और ये हो गया भाई हमारी क्वांटिटी। अब देखो भाई ये हमारा सप्लाई करो S1 SS1, ये D1 DD1, क्लियर है जी। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखो ये बेस्ट क्यों है भाई, क्योंकि ये ES1 मात्रा में जितने कंज्यूमर हैं, सॉरी प्रोड्यूसर हैं, उनको क्या करता है भाई कि अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो तो अपनी कॉस्ट कम करो। और ED1 मात्रा में जो कंज्यूमर है उनको क्या बोलता है भाई, अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो अपनी विलिंगनेस को बढ़ाओ भाई, या अपनी पॉकेट को स्ट्रॉन्ग करो ज्यादा, ताकि आप मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर पाओ। तो ये था हमारा मार्केट मैकेनिज्म भाई। अब आगे देखो भाई, आगे देखो भाई आप, कई बार क्या होता है भाई, मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है भाई।
इंडिया के अंदर तो मोस्टली भाई मार्केट मैकेनिज्म क्या हो जाता है भाई, फेल। तो मार्केट मैकेनिज्म फेल कब होता है भाई, वो सिचुएशन देखो भाई आप, कि मार्केट मैकेनिज्म फेल कब होता है। देखो मार्केट मैकेनिज्म फेल कब होता है, कई बार क्या होता है भाई, गवर्नमेंट ना दो सिचुएशन क्रिएट कर देती है, प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर भाई। तो प्राइस सीलिंग देखो भी क्या होता है, जब गवर्नमेंट प्राइस को, इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या कर दे भाई, सील यानी कि कम कर दे, इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस को क्या कर दे भाई, कम, यानी कि पी से प्राइस कितना हो गया, पी नोट। समझो भाई, जब क्या कर दे गवर्नमेंट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। क्या बोलते हैं अभी इसको, प्राइस सीलिंग। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग भाई, गवर्नमेंट जब प्राइस को कम कर दे। नेक्स्ट डायग्राम देखो भाई, देखो नेक्स्ट देखो भाई एक बार, क्वांटिटी प्राइस क्यू पी, सॉरी SS1 DD1 ई। अब प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है अभी, पहले देखो प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग क्या होता है भाई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, रफली देखो ये प्राइस सीलिंग क्या होता है। देखो जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस को या मार्केट मैकेनिज्म को तोड़ दे भाई, अब ऐसा बोल सकते हैं जब मार्केट मैकेनिज्म टूट जाए या मार्केट मैकेनिज्म को गवर्नमेंट तोड़ दे और इक्विलिब्रियम प्राइस से मिसमैच कर दे भाई, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्राइस या मार्केट मैकेनिज्म का टूटना बोल सकते हैं आप उसको भाई, प्रोक। तो अब देखो, तो ये प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पे लेके आना भाई प्राइस को। तो ये अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, प्राइस को कितना डिसाइड कर दिया, ओपी नोट। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस सील करना भाई, प्राइस सील। और प्राइस सीलिंग की कंडीशन कब होती है भाई, बताओ कोई एग्जांपल भाई, प्राइस सीलिंग कब करती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया के अंदर जैसे पीडीएस सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पीडीएस सिस्टम के तहत क्या होता है भाई, गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्राइस को सील कर देती है। अरे जैसे हमें ये राशन कार्ड पे नहीं मिलता भाई सस्ता अनाज, समझ रहे हो, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत है भाई। कब आया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1945 में आया था भाई, 1945 में आया था भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और 1992 में इसका नाम क्या रख दिया था भाई, आरपीडीएस, आरपीडीएस, आर मतलब बोले तो भाई रीमैप्ड, रीवैप्ड, रीमैप्ड, रीमैप्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या कर दिया था भाई, पुअर फैमिलीज के ऊपर या हिली एरियाज के ऊपर फोकस किया गया था, समझ रहे हो। और 1997 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था भाई, टीपीडीएस, टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या था भाई, 1997 में ही क्या हो गया भाई, जो ये हमारे शॉप, ये जैसे जिसको हम बोलते हैं भाई, जहाँ से हम राशन लेते हैं भाई, जहाँ से हम राशन लेते हैं वो शॉप, फेयर प्राइस वाली शॉप बोल सकते हो आप इसको भाई, फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस, फेयर प्राइस जो शॉप थी उनका निर्माण हुआ भाई, जिनको हम आज बोलते हैं भाई, जैसे हरियाणा में तो डिपो बोलते हैं भाई, डिपो के ऊपर से राशन मिलता है भाई। तो वो फेयर प्राइस शॉप का निर्माण हुआ भाई कब, 1997 में, टीपीडीएस सिस्टम के तहत। तो पहले क्या होता था, 35 kg पर फैमिली मिलता था भाई, और आज करंट टाइम में क्या चला हुआ है, 5 kg पर पर्सन, 5 kg पर पर्सन मिलता है भाई, क्लियर जी। तो ये था, ये क्या भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स को सस्ते प्राइस पर पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है भाई, समझ रहे हो ना, यानी कि कमोडिटी को कम रेट पर पब्लिक को प्रोवाइड करवाना, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब देखो भाई उसके बाद, तो ये भी एक स्टोरी है भाई, पीडीएस क्या है, एमएसपी क्या है। नेक्स्ट पेज देखो, देखो देखो भाई,
एक मिनट भाई, देखो भाई, डिमांड कराओ DD1, सप्लाई कराओ SS1, क्वांटिटी लिया यहाँ पर वर्टिकल पर, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। अब देखो प्राइस सील कर दिया अभी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट प्राइस सील कब करेगी? जब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पे प्राइस को डिटरमाइन कर दे भाई, डिसाइड कर दे। तो P0 OP0 क्या हो गया भाई हमारा? OP प्राइस से प्राइस कम होकर क्या हो गया? OP0। तो प्राइस सील कर दिया अभी गवर्नमेंट ने। अब प्राइस सीलिंग जब होती है तो क्या मार्केट मैकेनिज्म के अंदर देखो भाई क्या क्या चेंजिंग आई मार्केट के अंदर। पहले क्या था भाई? OP प्राइस पर कितनी सप्लाई हो रही थी? ओ क्या मात्रा में इतनी सप्लाई हो रही थी भाई, इतनी सप्लाई थी मार्केट के अंदर। और जैसे ही प्राइस कम हुआ सप्लाई क्या हो गई? कम। अरे समझ रहे हो ना, सप्लाई क्या हो गई? कम। कितनी सप्लाई हो गई अब मार्केट के अंदर? सिर्फ इतनी, इतनी सप्लाई हो गई भाई। और डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई भाई। डिमांड बढ़ गई भाई पहले से, तो एक्सेस डिमांड कितनी हो गई? इतनी, इतनी मात्रा में क्या हो गई भाई? एक्सेस डिमांड। या इसको AA1 भी बोल सकते हो भी। AA1 मात्रा में क्या हो गया? अभी एक्सेस डिमांड हो गई भी मार्केट के अंदर। तो एक्सेस डिमांड को अब फुलफिल कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जिसने मार्केट मैकेनिज्म को तोड़ा वही फुलफिल करेगा। कौन? गवर्नमेंट भाई। गवर्नमेंट फुलफिल करेगी भाई मार्केट मैकेनिज्म को, सॉरी जिसने मार्केट मैकेनिज्म को ब्रोक किया है। तो इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? गवर्नमेंट भाई। और गवर्नमेंट इसको कैसे फुलफिल करती है? PDS सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत भाई। क्लियर है ना? जो 1945 में आया था भाई, उसके तहत क्या करती है गवर्नमेंट? इसको फुलफिल करती है भाई। ठीक है, तो अब देखो, तो ये तो था हमारा क्या भाई? प्राइस सीलिंग। जब भी गवर्नमेंट मार्केट मैकेनिज्म को ब्रोक करती है या तोड़ती है तो उस टाइम मार्केट के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है भाई? उस टाइम मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो भाई नेक्स्ट पेज देखो भाई, विंडो कर रहा था भाई लेकिन हुआ नहीं। देखो देखो भाई, क्वांटिटी भाई, प्राइस, डिमांड करो, सप्लाई करो, SS1 DD1, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भाई। अब देखो प्राइस सील कर दिया अभी गवर्नमेंट ने, कर दो भाई प्राइस सील। P0 हो गया अभी प्राइस। एक्सेस क्या हो गई भाई? डिमांड जनरेट हो गई भी एक्सेस मार्केट के अंदर, और उसको फुलफिल कौन करेगी? गवर्नमेंट। किसके तहत है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। अब ये देखो, तो जब भी गवर्नमेंट मार्केट मैकेनिज्म को ब्रोक करती है ना, तो क्या क्रिएट होता है भाई? डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस भाई, डेड वेट लॉस होता क्या है भाई? इसके अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेड वेट लॉस, ए डेड वेट लॉस इज ए कॉस्ट टू सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी। समझे हो भाई? ए डेड वेट लॉस, ए डेड वेट लॉस, a deadweight loss is a cost to society created by market inefficiency, market inefficiency। समझे भाई? तो ये क्या होता है भाई? डेड वेट लॉस। या आप बोल सकते हो भाई गवर्नमेंट का फेल होना, या बोल सकते हो पॉलिटिकल फेलियर। समझ रहे हो भाई? मार्केट फेल ड्यू टू पॉलिटिकल फेलियर, या मार्केट फेल होना ड्यू टू गवर्नमेंट का फेल। समझ रहे हो भाई? यानी कि मार्केट फेल होना गवर्नमेंट के फेल होने की वजह से। समझ रहे हो? तो उसको भी हम बोल सकते हो भाई डेड वेट लॉस। तो डेड वेट लॉस समझो भैया, डेड वेट लॉस इज ए कॉस्ट टू सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी, यानी कि मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से सोसाइटी को जिस कॉस्ट का वहन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉस। तो देखो डेड वेट लॉस क्या हुआ भाई यहाँ पे? ए बी, और ये पॉइंट तो हमारा ही था ABE। तो ये ABE जो पोर्शन है ना, वो ना तो कंज्यूमर को गया ना ही प्रोड्यूसर को गया, तो ये सारा का सारा क्या हो गया भाई? खत्म। यानी कि डेड वेट लॉस, जो किसी के पास ना जाए उसी को बोलते हैं भाई डेड वेट लॉस। तो इस कंडीशन में इतना कितना क्रिएट हो गया डेड वेट लॉस? ABE मात्रा में भाई। क्लियर है? तो इसको तो बोलते हैं प्राइस सेलिंग। अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे भाई नेक्स्ट। चलो भाई प्राइस फ्लोर के ऊपर भाई देखो भाई नेक्स्ट पेज
देखो भाई, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, SS1, DD1, DD1, SS1, सॉरी भाई SS1। ओ, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है अभी मार्केट मैकेनिज्म की वजह से, पी, और इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी क्या हो। अब देखो भाई, तो प्राइस सीलिंग हमने कर लिया भाई, अब हम सेकंड करते हैं भाई, प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, तो अब देखो भाई प्राइस फ्लोर क्या होता है, जब गवर्नमेंट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से इंक्रीज कर दे तो उसको, सॉरी भाई सॉरी, देखो भाई जब गवर्नमेंट प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से इंक्रीज कर दे तो उसको क्या बोलते हैं भाई, प्राइस फ्लोर। तो देखो भाई प्राइस फ्लोर होना, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अभी, प्राइस को ओपी से बढ़ाकर कितना कर दिया, OP1 यानी कि PP1 मात्रा में प्राइस इंक्रीज कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। क्या बोलते हैं अभी इसको, प्राइस फ्लोर, प्राइस का बढ़ना। ऐसा कब होता है भाई, एग्जांपल बोलो कोई भाई। ऐसा तब होता है भाई जब गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड करवा दे या सब्सिडी प्रोवाइड करवा दे भाई। MSP क्या होता है भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस। कब आई थी भाई MSP, 1966 टू 1967 भाई, 66-67 में आया था भाई MSP का कॉन्सेप्ट भाई, समझ रहे हो भाई। तो MSP के तहत क्या होता है भाई, गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है भाई, कि उससे नीचे, कि उससे नीचे कोई भी उस गुड्स को नहीं खरीद, सॉरी MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि अगर किसानों की फसल, जैसे इंडिया के अंदर तो किसको भाई MSP, फार्मर को मिली हुई है भाई, फार्मर को MSP मिलता है भाई। तो उस MSP का मीनिंग क्या हुआ भाई यहाँ से, कि अगर उनका प्रोडक्ट MSP से कम प्राइस पर बिक रहा है तो वो उस कंज्यूमर को ना देकर गवर्नमेंट को दे देते हैं भाई, समझ रहे हो ना। गवर्नमेंट परचेस करती है भाई, अगर MSP से कम प्राइस पर बिकता है तो MSP के ऊपर वो क्या सिक्योर हो जाते हैं भाई फार्मर, कि इस प्राइस पे तो कौन परचेस कर लेती है, गवर्नमेंट। मान लो जो भी रेट डिसाइड होता है भाई MSP के तहत। हाँ, फर्स्ट MSP जब आई थी ना, फर्स्ट टाइम जब MSP आई 1960-67 के अंदर, तो उस टाइम पर क्विंटल पर क्विंटल पर क्विंटल वीट का प्राइस था भाई 54 पर क्विंटल, 54 रुपीज पर क्विंटल, समझे भाई। फर्स्ट टाइम जब MSP आई, और अब तो आप देखते होगे भाई 2000 के आसपास थी भाई वीट की पर क्विंटल की, क्लियर है। तो ये MSP है भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस भाई। और करंट टाइम में MSP के तहत कितनी क्रॉप्स आती है भाई, 23 क्रॉप्स, याद रखना भाई, कितनी क्रॉप्स आती है, 23 क्रॉप्स। MSP कवर 23 क्रॉप्स इन करंट टाइम। अब देखो इसको रिकमेंड कौन करता है और भाई MSP को, देख लो भाई ये भी MSP रिकमेंड, MSP को रिकमेंड करता है भाई CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस रिकमेंड करता है भाई। कब आई थी ये बड़ी, 1965 में, 1965 में आई थी भाई ये। और ये आई किस लिए थी भाई, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये पूरी स्टोरी है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हो भाई आप इसको, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी इंडिया की हिस्ट्री है भाई, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ रफली देखो। तो MSP कौन रिकमेंड करता है, CACP भाई। फुल फॉर्म क्या है CACP की, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। और 1985 में CACP का नाम बदलकर क्या कर दिया है, APC क्या भाई, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। और ये तो क्या करता है, MSP को रिकमेंड करता है भाई। और इसको लागू कौन करता है भाई, CCEA क्या करता है भाई, MSP लागू करता है। फुल फॉर्म क्या है CCEA की, कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब आगे चलो भाई, तो ये क्या था भाई, प्राइस फ्लोर कर दिया भाई गवर्नमेंट ने। एक मिनट भाई इसको थोड़ा देखो भाई, देखो भाई प्राइस फ्लोर कर दिया भाई। तो प्राइस फ्लोर में क्या कर दिया अभी गवर्नमेंट ने, प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या क्रिएट हो गया अभी मार्केट के अंदर, A B, और ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम वाला दी है भाई हमारा। तो A B मात्रा में क्या क्रिएट हो गई, एक्सेस सप्लाई। अरे समझ रहे हो ना, कितने कंज्यूमर मार्केट से बाहर हो गए, A E मात्रा में कंज्यूमर जो थे वो मार्केट से बाहर हो गए। और कितने सप्लायर मार्केट के अंदर आ गए,
ई बी मात्रा में जो सप्लायर थे वो मार्केट के अंदर आ गए भाई। अरे समझ रहे हो ना, ई से ऊपर वाले जो कंज्यूमर थे, यानी कि ई बी जो कंज्यूमर थे जब मार्केट मैकेनिज्म था, तो उस टाइम ई से ऊपर वाले सारे सप्लायर जो थे वो मार्केट से बाहर थे। लेकिन जैसे ही प्राइस फ्लोर हुआ तो जिनकी कॉस्ट मार्केट मैकेनिज्म वाले प्राइस से ज्यादा थी वो भी क्या हो गया, अभी मार्केट के अंदर आ गई। समझ रहे हो? तो ये क्या एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई इकोनॉमी के अंदर। तो अब इस एक्सेस सप्लाई को फुलफिल कौन करेगा? सिंपल सी बात है, कौन फुलफिल करेगा भाई? गवर्नमेंट फुलफिल करेगी भाई, गवर्नमेंट फुलफिल करेगी। और गवर्नमेंट फुलफिल कैसे करती है भाई? बताओ, पीडीएस सिस्टम के तहत। अरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है 1945 के अंदर जो आया था भाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको फुलफिल करती है भाई। आपने देखा भी होगा भाई जनरली, क्लियर है। और जब ये एक्सेस सप्लाई, सॉरी एक मिनट भाई, सॉरी भाई गलत बोल गया। अभी देखो, एक्सेस सप्लाई है ना, एक्सेस, अरे सप्लाई है एक्सेस, तो सप्लाई गवर्नमेंट क्या करेगी? अब एक्सेस सप्लाई होगी, कंज्यूमर तो हो गए कम, सप्लायर्स हो गए ज्यादा, तो एक्सेस सप्लाई है। तो अब इसको फुलफिल कौन करेगा? यानी कि इसको अब गवर्नमेंट परचेज करती है लोगों से, गवर्नमेंट परचेज करेगी भी अब इसको एमएसपी पे, तो करती भी है भाई एमएसपी पे, क्लियर है ना। तो इसको अब एक्सेस सप्लाई जो है इसको परचेज कौन करेगा? गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट करती आ रही है भाई, क्लियर है। तो ये क्या था भाई? प्राइस फ्लोर। तो इसके अंदर भी डेड वेट लॉस कितना होगा? इसके अंदर डेड वेट लॉस देखो, दिस ए टी ई, ए टी ई मात्रा में, ये सारा का सारा क्या होगा? डेड वेट लॉस। और डेड वेट लॉस की डेफिनेशन बता चुका भाई मैं। ए डेड वेट लॉस इज ए कॉस्ट टू सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी या मार्केट फेलियर ड्यू टू पॉलिटिकल फेलियर। समझ रहे हो भाई? या मार्केट फेलियर ड्यू टू गवर्नमेंट फेलियर। समझ रहे हो? ये सारी किसके, ये क्या है भाई? रीजन, मार्केट डेड वेट लॉस के रीजन क्या है भाई? मार्केट फेल होना ड्यू टू पॉलिटिकल फेलियर। और इसकी डेफिनेशन क्या है डेड वेट लॉस की? ए डेड वेट लॉस इज ए कॉस्ट टू सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी, यानी कि सोसाइटी को वो कॉस्ट वहन करनी पड़ती है जो कि मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से क्रिएट होती है। तो ये क्या हो गया भाई? हमारा डेड वेट लॉस भाई, क्लियर। अब आगे चलो भाई, मार्केट, हमारा टॉपिक क्या था भाई आज का? कंज्यूमर सरप्लस भाई। तो अब देखो भाई, वीडियो तो लेंथ ही होगी भाई, लेकिन समझ में सब आ जाएगा भाई। देखो अब हम करते हैं भाई कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को भाई। तो देखो, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप भाई, समझ रहे हो ना सभी। और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी क्या हुई, क्या हो? इक्विलिब्रियम प्राइस भी, ठीक है जी। अब देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं भाई। देखो मान लो भाई, ए पर्सन बी पर्सन के शॉप पे गया भाई, बी के पास गया उसकी शॉप पर, क्या लेने के लिए? हैंड वॉच लेने के लिए भाई, हैंड वॉच, ठीक है जी। तो बी पर्सन ने क्या किया भाई? इसको हैंड वॉच शो करनी स्टार्ट कर दी भाई। तो बी ने उसको एक हैंड वॉच शो की भाई, और ए पर्सन ने उस वॉच को देखा भी, और ए पर्सन को वो वॉच पसंद आई भाई। तो ए पर्सन अपनी इनर बीइंग में, अपनी इनर बीइंग में क्या सोच रहा है भाई? एक मिनट भाई, अपनी इनर बीइंग में, इनर बीइंग में क्या सोच रहा है भाई? कि वो इस वॉच के लिए 500 रुपीज तक दे देगा भाई, अगर इतने में मिली तो वो इसको परचेज कर लेगा। और वो उससे उसका प्राइस पूछता है भाई बी से। तो बी जो शॉपकीपर जो है वो उसका प्राइस बताता है, मान लो 300 रुपीज, 300 रुपीज भाई। और वो सोच कितना रहा था ये कंज्यूमर जो था अपनी माइंड के अंदर, कि वो उसको किस रेट तक ले लेगा? 500 तक। और उसका एक्चुअल प्राइस कितना मिला? 300 रुपीज। तो इसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। उसकी विलिंग कितनी थी? मैक्सिमम विलिंगनेस, यानी कि उस वॉच के लिए वो मैक्सिमम कितना पे कर सकता था? 500 रुपीज। और एक्चुअल मार्केट मैकेनिज्म की वजह से मिला कितने में? 300 रुपीज में। तो 200 क्या हो गया भाई? कंज्यूमर सरप्लस। समझो भी एग्जांपल से। तो ये क्या होता है हमारा? कंज्यूमर सरप्लस भाई। अब देखो भाई कंज्यूमर सरप्लस को मैथमेटिकली देखो भाई, देखो भाई एक मिनट में इसको रफ कर देते हैं। देखिए भाई, देखो तो ये हमारा सारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। समझो ना, पीछे डायग्राम में बता चुका हूं भी मैं ये कंज्यूमर सरप्लस कैसे हुआ हमारा। ये जो कंज्यूमर है, जैसे ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है जी। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। अब मैं एक बार आपको अलग डायग्राम से दिखाता हूँ। देखो देखो भाई,
देखो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, और मान लो भाई यहाँ से सप्लाई कर्व कट करके गया था भाई, इस पॉइंट से ई पॉइंट से सप्लाई कर्व ने कट कर दिया, तो ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ऊपर क्या बच गया भाई हमारा कंज्यूमर सरप्लस, और इसको हमें फाइंड करना है भाई, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है भाई कंज्यूमर सरप्लस को, समझ रहे हो ना, कंज्यूमर सरप्लस को हमें क्या करना है भाई, फाइंड। तो नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन तो आई होप सभी को पता होगा भाई, मैक्सिमम विलिंगनेस, मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया अभी कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो कई बार क्या होता है भाई नेट के अंदर इसको मैथमेटिकली पूछते हैं अभी, जैसे देखो ये क्वेश्चन है भाई, फॉर डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो भाई तो हमें ये निकालना है ना कंज्यूमर सरप्लस दिस, ये एरिया फाइंड करना है भाई, ये वाला एरिया फाइंड करना है ना कंज्यूमर सरप्लस, ये हमारा क्या है डिमांड करो, ये हमारा सारा का सारा क्या है भाई डिमांड करो भाई, ये हमारा क्लियर। तो देखो मैं पहले जो कंजप्शन हाइपोथेसिस के जो लेक्चर थे भाई हमारे, उनके अंदर मैं आपको डेरिवेशन करना बता चुका हूँ भाई, कि डेरिवेशन हमें क्या बताता है, चेंज, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया फाइंड करके देता है भाई, इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया फाइंड करके देता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर इस डिमांड कर्व का, और एक बात भाई डिमांड कर्व को क्या भाई पी से भी डिनोट करते हैं, पता होगा भाई सभी को, देखो कैसे भाई, मान लो प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी को किससे डिवाइड करवा दो, क्वांटिटी से, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा डिमांड कर्व भी होता है भाई, क्लियर है। और भाई या आप सोचो भाई, सॉरी या आप सब देखो भाई कि डिमांड कर्व जो होता है, डिमांड कर्व जो होता है उसके अंदर प्राइस जो है वो इनबिल्ट होता है, कैसे भी देखो इस पॉइंट के ऊपर है, या बोल सकते हो भाई इस प्राइस पे ये जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे इस क्वांटिटी को लेने को तैयार है, ये जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे इस प्राइस पे इस प्राइस पे, यानी कि डिमांड सॉरी भाई डिमांड कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट क्या दिखाता है भाई, प्राइस को, कि इस प्राइस पे इतनी कम्युनिटी परचेस करेगा, इस प्राइस पे इतनी कम्युनिटी, तो डिमांड कर्व को हम किससे भी डिनोट करते हैं भाई, पी से, समझे हो भाई, क्लियर है। तो मैं क्या करूं भाई, हमें फाइंड क्या करना था भाई कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला एरिया भाई, ये वाला पोर्शन फाइंड करना था ना, तो क्या करूं मैं, अगर इस डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं, देखो रे कैसे, कंज्यूमर सरप्लस इंटीग्रेशन कर दूं किसका, डिमांड फंक्शन का, मान लो पी का मैं इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इंटीग्रेशन कर दूं कहां से कहां तक, 0 टू क्यू, 0 टू क्यू अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया फाइंड करके देता है, तो इंटीग्रेशन मुझे किस एरिया की वैल्यू दे देगा, देखो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं भाई या हाईलाइटर से, देखो तो ये मुझे कितना एरिया फाइंड करके दे देगा, ये सारा भाई ओ क्यू ई डी मात्रा में एरिया को फाइंड करके दे देगा। अगर मैं डिमांड कर्व का डेरिवेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू क्यू 0 टू क्यू तक, तो इतना एरिया फाइंड करके दे देगा। अगर मैं डिमांड कर्व का डेरिवेशन कर दूं ओ क्यू 1 तक, तो मुझे कितना एरिया फाइंड करके देगा, 0 ओ क्यू 1 डी मात्रा में एरिया फाइंड करके देगा भाई, समझो ना। तो इंटीग्रेशन हमें क्या देता है भाई, एरिया फाइंड करके। तो मेरे पास कितना वैल्यू आ गई भाई, सॉरी कितना एरिया आ गया भाई मेरे पास, अगर मैं डिमांड कर्व का डेरिवेशन कर दूं 0 टू क्यू, तो कितना एरिया आ जाएगा भाई, ओ क्यू ई डी, लेकिन मुझे तो कौन सा चाहिए, डीपीई, सिर्फ मुझे कितना एरिया चाहिए भाई, ये वाला पोर्शन चाहिए भाई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरे एरिया से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो भाई अगर इस पूरे एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो ऊपर वाला बचेगा ना, समझ रहे हो ना। अगर मैं इस पूरे एरिया के अंदर से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, यानी कि रेक्टेंगल है भाई, ये क्या है हमारी रेक्टेंगल, तो मैं रेक्टेंगल का अगर एरिया माइनस कर दूं, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाइट इनटू विड्थ,
हाइट इंटू विड्थ भाई, तो हाइट कितनी है इसकी ओपी, तो पी भाई यानी कि प्राइस, और विड्थ कितनी है क्यू, तो कितना है क्यू भाई, तो पी इंटू क्यू। रेक्टेंगल का एरिया भाई यानी कि इसका एरिया, समझ रहे हो ना, रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा भाई ये डीपीई, और वही हमारा क्या है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का क्या है भाई मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव हो गया भाई। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई, तो क्लियर है भाई ये हमारा क्या हो गया भाई कंज्यूमर सरप्लस। अब चलो भाई इस सम के ऊपर चलते हैं भाई हम। देखो भाई, देखो 66 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, फॉर डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस एट x इज इक्वल टू 2। तो कंज्यूमर सरप्लस बताओ भाई। तो देखो भाई कंज्यूमर सरप्लस, डिमांड कराओ सप्लाई कराओ, एक मिनट भाई, देखो सिर्फ डिमांड करो देता हूँ भाई, पजलिंग ना हो। मान लो ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, ये क्वांटिटी ये प्राइस ए ई, तो ये कंज्यूमर सरप्लस है भाई। तो इसको कैसे फाइंड करूंगा भाई मैं, डिमांड फंक्शन का, डिमांड फंक्शन इसने दे रखा है भाई, देखो गिवन है फॉर डिमांड फंक्शन कितना है भाई p इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, यानी कि मैं कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला भी क्या डिराइव किया था भाई पीछे हमने, डिमांड फंक्शन का डेरिवेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्यू, कहां से कहां तक, जहां तक क्वांटिटी गिवन है 0 टू क्यू भाई, क्वांटिटी कितनी गिवन है x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो कितना डेरिवेशन कर दो 0 टू 2, लिमिट पुट कर दी भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो क्या देगा मुझे ये इंटीग्रेशन, कितना एरिया फाइंड करके देगा ओ क्यू ई ए, ओ क्यू ई एरिया फाइंड करके देगा, लेकिन मुझे तो कौन सा चाहिए ए पी ई ए, तो मैं इसमें से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट कितनी है पी और विड्थ कितनी है क्यू। क्लियर है, तो ये माइनस दिया, कंज्यूमर सरप्लस आ गया भाई। अब कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करते हैं अभी, देखो देखो भाई, तो डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है भाई, एक मिनट इसको मैं ऑफ कर देता हूँ भाई। देखो भाई, देखो कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है भाई किसका, इस डिमांड फंक्शन का, कहां से कहां तक 0 टू 2, तो इंटीग्रेशन कैसे होता है भाई, एक बार इंटीग्रेशन देखो कैसे करते हैं हम। तो डेरिवेशन बता चुका भाई मैं पहले, अब इंटीग्रेशन देखो भाई, डेरिवेशन में तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है 0, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है उसके साथ वेरिएबल इंक्लूड हो जाता है भाई 15x, और ऐसे ही अगर मुझे 2x का इंटीग्रेशन करना तो क्या करूंगा, उसमें तो क्या होता था डेरिवेशन में पावर आगे पावर माइनस 1, पावर आगे पावर माइनस 1, लेकिन इसमें कैसे होता है इसका डेरिवेशन पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 डिवाइड बाय जो पावर होती है ना 1 प्लस 1, तो ये डेरिवेशन सॉरी इंटीग्रेशन का रूल है भाई, समझो भाई। ऐसे x2 का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं, पावर प्लस 1 तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, समझे भाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं भाई हम, देखो 15 का इंटीग्रेशन 15x माइनस 2x का इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस 1, तो यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो 2, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये देखो यहाँ पे भाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा पावर प्लस 1, तो यानी कि x की क्यूब हो जाएगी ऊपर तो, और नीचे 3, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया भाई। तो अब देखो भाई, अब देखो भाई ये इंटीग्रेशन, और फॉर्मूला क्या है माइनस उस रेक्टेंगल का एरिया भाई, यानी कि p इंटू क्या हो भाई, फॉर्मूला क्या था भाई, देखो पीछे पेज पे देखो भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, वेट, देखो भाई, देखो ये भाई, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन का 0 टू क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस p इंटू क्यू, रेक्टेंगल का फॉर्मूला भाई। तो अब p कितना दे रखा है, तो यहां से पहले हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा भाई मैं, x की वैल्यू को p के अंदर पुट कर दूंगा, तो देखो p इज इक्वल टू 15 डायरेक्ट पुट कर रहा हूं भाई, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, माइनस एक्स की जगह पे जब 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 4, तो -4 -4 माइनस का 8,
और 15 में से -8 जाएंगे तो 7। तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ भाई यहाँ पे 7। क्लियर है भाई। तो ये आ गया भाई हमारा, इसको ब्रैकेट में रख लिया भाई। क्लियर है। तो ये है भाई। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा भाई, अब मैं लिमिट पुट करूंगा। तो लिमिट पुट देखो भाई मैं कैसे करूंगा, देखो भाई लिमिट पुट कैसे करता हूँ। तो लिमिट पुट कैसे करूंगा भाई मैं, लिमिट पुट कैसे पुट करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, अपर पावर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो तो अपर लिमिट क्या है भाई 2, और लोअर लिमिट क्या है 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब कैसे पुट करते हैं भाई, जहां जहां पर एक्स वेरिएबल है ना वहां वहां पर एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो भाई। तो देखो पुट करो 15 इंटू 2 माइनस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो एक्स की 2 यानी कि 2 की 2 माइनस एक्स की 3 यानी कि 2 की 3 और डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट में भाई, सॉरी माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या करना है भाई लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है 0। तो देखो 0 जब मैं पुट करूंगा 15 के 15 इंटू 0 तो 0 माइनस 2 के एक्स, एक्स की 0 0 की पावर स्केयर करूंगा तो 0, और ऐसे ही एक्स का 0 तो 0, ये तो सारा तो क्या हो जाएगा अभी मेरा 0। तो लोअर लिमिट तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझो। तो कंज्यूमर सरप्लस में कभी भी आपको लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं होगी भाई। ठीक है। अब आगे देखो, तो ये हो गया भाई हमारी लिमिट पुट कर दी। माइनस पी इंटू क्या हो, पी इंटू क्या हो कितना है हमारा 7, सॉरी सॉरी भाई, ये तो किसकी वैल्यू आई थी, पी की वैल्यू आई है ना ये तो, एक मिनट भाई जस्ट वेट, हाँ पी की वैल्यू आई है भाई 7, और एक्स कितना है, एक्स कितना है भाई हमारा 2। तो पी इंटू क्या होता अब हुआ ना ये, तो 7 इंटू 2, सॉरी भाई गलती से हो गया वो। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई हम 7 इंटू 2 14 भाई माइनस 14। अब देखो इसको सॉल्व करो, 15 इंटू 2 30, 2 की स्केयर 4, 2 की क्यूब 8 भाई, 8/3 माइनस 14। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगा भाई, या तो मैं 3 एलसीएम ले लूँ भाई। क्लियर है। या मैं इसको पॉइंट में निकाल लूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसको पॉइंट में निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 8 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 6 2.6 समथिंग भाई। देखो हम कर लेते हैं भाई 8, देखो कैसे भाई, 2 3 दूनी 6 भाई, तो 2 बचा भाई यहाँ पे। तो पॉइंट लगा के 0 पुट करूंगा भाई, तो 3 6 18, समझ रहे हो ना सभी। ऐसे ही फिर वापस 6 आएगा यहाँ पे 0, तो यानी कि कितना आएगा 2.66 ना। क्लियर होगा भाई। तो देखो तो 2.66 पुट कर सकता हूँ भाई। तो 30 -4 माइनस 2.66 माइनस 14। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, -4 और -14 -18, -18 जब 13 में से जाएंगे तो 12 हो जाएगा भाई। 12 माइनस 2.66, 12 माइनस 2.66 भाई, 12 माइनस 2.66, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, इसने आंसर जो है वो डिवाइड में दे रखा है भाई, तो इसलिए ये देखो भाई। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा भाई, एक मिनट वो देखो। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग 10 12 के अंदर से 0 0, जब मैं 2.66 माइनस करूँगा तो क्या आएगा देखो 4, यहाँ पे 9 बचेगा भाई, तो 3 माइनस यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी फिर 11, 11 माइनस 2 9, क्योंकि यहाँ से एक हासिल किया था ना भाई, तो 9.34 भाई, 9.34 ये आंसर आएगा। और 9.34 आ किसका रहा है भाई, देखो 9.34 आएगा। ये अब इनको सोल्व करके देखो तो इसको ये 9.3 नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो सिर्फ क्या आ सकता है 28/3। तो इसको करके भी देख लो भाई, जब मैं 28 को 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो देखो 3 निम 27 भाई, तो 1 0, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 9, तो 9 पॉइंट समथिंग इसी में आ रहा है भाई। और हमारा भी आंसर क्या आया है 9.34, तो 9.3 भी उसी में आ रहा है। तो क्लियर है। लेकिन इसने आंसर इसमें दे रखा था, तो हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं। दोबारा देखो भी एक बार, इसको दोबारा करते हैं अभी इस सम को, देखो देखो भाई
देखो भाई फर्स्टली करते हैं भाई दोबारा एक बार। देखो क्या करूँ भाई मैं, इसका डेरिवेशन कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला तो पता लग गया ना भाई सभी को। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो, जीरो टू क्या हो भाई, माइनस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं भाई। देखो ये डिमांड कर्व था, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। तो इस डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दूं जीरो टू क्या हो, तो इंटीग्रेशन मुझे ये एरिया पूरा एरिया फाइंड करके देगा भाई। क्लियर है। और इसके अंदर से अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव किया था। क्लियर है। तो फास्टली देखो, तो मैं अब इस डिमांड कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं। डिमांड कर्व गिवन है भाई 15 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 15 का इंटीग्रेशन, 15 का इंटीग्रेशन क्या आएगा अभी देखो यहाँ पे करते हैं। 15 का इंटीग्रेशन 15x बताया भैया आपको, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है 15x माइनस 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस और डिवाइड बाय 2 भाई याद रखना, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की क्यूब पावर प्लस 1 डिवाइड बाय वही भाई 3। अब देखो भाई उसके बाद माइनस p इंटू क्या हो, तो p कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू p फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो कर दो भाई पुट p इंटू 15 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 की पावर 2 4, तो क्या आ जाएगा 7 बाई पी। तो और x कितना है 2, तो यहाँ से 14 आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट में रखो भाई, क्यों, क्योंकि अभी लिमिट पुट करनी है 0 टू x की वैल्यू कितनी है 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूल होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन की पावर को कैसे सोल्व करते हैं भाई, लिमिट को, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करो भाई, अपर लिमिट कितनी है 2, तो 15 माइनस 2 माइनस 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो x की 2 यानी कि 2 की 2 इंटू सॉरी 2 की पावर 2 है माइनस x की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब डिवाइड बाय 3। और माइनस जब मैं जीरो लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है भाई। माइनस 7 इंटू 2 14। क्लियर। तो 15 इंटू 2 30, 2 की पावर 2 4 माइनस 8 बाई 3 माइनस 4। अब क्या करो भाई, इसको सिंपली इसका एलसीएम ले लो भाई। क्या करें भाई, इसका एलसीएम ले लो भाई। देखो भाई, देखो 3 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 90, यहाँ पे क्या आएगा 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे भाई 42 भाई, बोलो भाई 42। तब देखो, तब इसको सॉल्व करो, माइनस के 42 और माइनस के 8 50 और माइनस के 62, बोलो भाई 50 और सॉरी 50 और 12 62 हो जाएगा भाई माइनस के। तो 19 माइनस 62 डिवाइड बाय 3। क्लियर है भाई, क्लियर है जी। और 90 में से जब 62 जाएंगे भाई तो कितना आएगा 28 बाई 3। तो यही आंसर है भाई हमारा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 28 बाई 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर भाई। आई होप सभी को समझ में आ गया भाई। दोनों तरीके से कर लिया भाई, ये पॉइंट से भी और उससे भी, तो पजल नहीं होना भाई। अगर आप डिवाइड कर दो तो भी निकाल सकते हो भाई। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो भाई, एक बात और भाई, कंज्यूमर सरप्लस जो है ना यूजीसी नेट के अंदर ना 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो सिंपल ये कि आपको प्राइस डिमांड फंक्शन दे दे, और सेकंड आपको डिमांड फंक्शन दे दे और सप्लाई फंक्शन बोथ दे दे भाई। तो उस कंडीशन में भी आपसे पूछ सकता है भाई वो। तो देखो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, देखो भाई एक मिनट, देखो भाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, देखो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई को क्या, डिमांड और सप्लाई इक्वल कर दे भाई। देखो डिमांड और सप्लाई क्या कर दे भाई हम इक्वल, डिमांड और सप्लाई को मैं इक्वल कर देता हूँ भाई। तो डिमांड क्या है 13 माइनस 5x और सप्लाई कितनी है 3x माइनस 10, तो इक्वल कर दिया भाई। तो ये माइनस 5x एक्स वाले को इस साइड लिया हूँ भाई मुँह उठाकर, माइनस 10 माइनस 30, तो कितना आ गया माइनस 8x माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/8 यानी कि 5 भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 5, x की वैल्यू 5। अब क्या करना है भाई, इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू को डिमांड फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो डिमांड फंक्शन क्या है, p इक्वल टू 30 माइनस 5x। क्लियर है ना, बताया था डिमांड को हम p से डिनोट करते हैं भाई। तो 30 माइनस 5x, तो p की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी भाई 30 माइनस 5 इंटू 5 25, तो यहाँ से p की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, तो p की वैल्यू भी 5
एक्स की वैल्यू भी 5। क्लियर है। और कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है क्या भाई, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ तक है, क्या तक भाई, जितना क्या गिवन है हमें पी का विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू क्या माइनस रेक्टेंगल का एरिया भाई क्या होता है हाइट इंटू विड्थ, तो हाइट कितनी है पी यानी कि 5, पी इंटू क्या भाई, तो 5 इंटू 5 डायरेक्ट पुट कर दिए भाई। क्लियर है। अब देखो तो पी का इंटीग्रेशन, पी क्या है मेरा, पी क्या है भाई मेरा दिस, अरे पी क्या है मेरा डिमांड फंक्शन, तो ऊपर भी देख सकते हो भाई डिमांड फंक्शन क्या है मेरा 30 माइनस 5x गिवन है भाई, तो 30 माइनस 5x का इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो 30 का इंटीग्रेशन बताया था अभी, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है उसके साथ वेरिएबल इंक्लूड हो जाता है, माइनस 5x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो पावर +1 तो यानी कि 1 + 1 तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी वही भाई 2 माइनस 25 और लिमिट पुट करनी है, तो 0 2 लिमिट कितनी, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5, तो यहाँ पे क्वांटिटी 5। अब आगे चलो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट पुट करो 30 माइनस एक्स यानी कि 30 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 की स्क्वायर भाई 5 की स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लोअर लिमिट आपको बताया भी कंज्यूमर सरप्लस के अंदर पुट करने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा 0 होती है, और 0 पुट करूंगा तो सारा फंक्शन 0, तो 0 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, तो दिस, तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 150 माइनस 5 की स्क्वायर तो 25 इंटू 5 है 125 डिवाइड बाई 2 माइनस 25। क्लियर है। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करो, सिंपल क्या करो भाई, इसको डिवाइड करवा दिया तो सिंपल, तो क्या आएगा भाई 2.5 यही आएगा ना भाई, 62.5 माइनस 25। अब आगे देखो तो 150 में से 25 गए तो 125 बचेगा भाई, और माइनस 62.5 तो माइनस कर दो भाई, इसमें से देख लेना क्या आंसर आएगा भाई, हमारा आंसर होगा भाई, तो देखो कैसे करेंगे भाई माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11, तो ये क्या बचेगा भाई 5, एक मिनट सॉरी भाई 12 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 6, एक मिनट भाई दोबारा देखो 5.5 के अंदर से यानी कि अब यहाँ पे 4 बच गया भाई, तो यहाँ पे 2 और 12 माइनस 6, तो क्या आंसर आएगा भाई सॉरी भाई 62.5 भाई, तो देखते हैं भाई आंसर में ऑप्शन में, ये देखो भाई सी आंसर, आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा सी 62.5, तो यहां से हमारा आंसर आ गया भाई 62.5। अब क्वेश्चन ये है भाई, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, एक वो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई आपसे क्या वो इक्वल टू दे दे भाई, वो आपको मान लो दे दिया भाई इसने 10 माइनस 2p दे दिया भाई, और क्या वो इक्वल टू दे दिया 2, क्या वो इक्वल टू क्या दे दिया 2, और बोले भाई फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई, देखो वो कंज्यूमर सरप्लस को मैथमेटिकली 3 तरीके से पूछ सकते हैं, 2 तरीके तो हम करके आए हैं भाई, या तो सिंपल डिमांड फंक्शन दे दे, क्लियर है, या डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन बोथ दे दे तो भी निकाल सकते हैं, और या इस तरीके से दे दे। तो इसमें क्या करना है भाई, सिंपल कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसने क्या भाई हमें डिमांड फंक्शन, देखो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला देखो, और ये क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू क्या, किसका इंटीग्रेशन, डिमांड फंक्शन का, याद रखना ये बात, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस रेक्टेंगल का एरिया यानी कि पी इंटू क्या, ये फॉर्मूला होता है कंज्यूमर सरप्लस का मैथमेटिकली। अब देखो तो अब मेरे पास डिमांड फंक्शन तो है ही नहीं भाई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से डिमांड फंक्शन निकालूंगा, कैसे पी की वैल्यू निकाल दो भाई यहाँ से, तो यहाँ से जब मैं पी की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2p जब उस साइड जाएगा तो प्लस का, और 10 माइनस क्या, और पी को तो बोथ के डिवाइड में करवा दो तो 5 माइनस क्या बाई 2, तो ये आ गया मेरा डिमांड फंक्शन। अब वही सिंपल भाई हमारा, क्लियर तो कर सकते हो ना। तो आज का आपका होमवर्क है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड और डेड वेट्स लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और प्रोड्यूसर सरप्लस से रिलेटेड, टोटल सरप्लस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को डिस्कस करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भाई, ठीक है। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अब देखो भाई उसके बाद एक बार प्रोड्यूसर सरप्लस और देख लो भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है भाई, वैसे बता चुका भाई मैं आपको, फिर भी मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से और बताता हूँ भाई। देखो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या, एक मिनट भाई
प्रोड्यूसर सरप्लस और देख लो भाई, देखो भाई, क्वांटिटी प्राइस, सॉरी भाई, प्राइस इंटू क्वांटिटी भाई, डिमांड फंक्शन सप्लाई। तो डायग्राम से तो पता चल गया होगा भाई प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा है मेरा। अरे समझ रहे हो ना, ये वाला मेरा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर है। अब मैथमेटिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एक बार वो देखना। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या भाई, कौन सा एरिया चाहिए मुझे, ये वाला एरिया चाहिए ना सिर्फ। तो मैं क्या करूं भाई, इस एरिया को फाइंड करने के लिए, मैं क्या करूं भाई, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पी क्यू माइनस कर दूं, क्या सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन विद कहां से कहां तक, 0 टू क्यू तक, समझे हो भाई। सॉरी भाई, देखो भाई, अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे फाइंड कर सकता हूं भाई, देखो, अरे कॉमन सेंस है, ये रेक्टेंगल है भाई मेरी, देखो भाई मैं, ये मेरी क्या है, रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ, तो हाइट इनटू विड्थ कर दिया भाई। तो ये सारा एरिया आ जाएगा, और इसके अंदर से मैं किसका एरिया माइनस कर दूं, 0 टू क्यू, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, किसका, सप्लाई फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कौन सा एरिया आएगा मेरे पास, ये बड़ा, और जब ये एरिया मैं इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। सॉरी भाई, तो ये क्या बचेगा भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ऐसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक बार एग्जांपल से देखो भाई, फास्टली करते हैं भाई, तब ये थोड़ी डाउन है। देखो भाई, अब मैं इसको करता हूं भाई, एक एग्जांपल से समझाता हूं भाई आपको प्रोड्यूसर सरप्लस होता क्या है। मान लो भाई मार्केट के अंदर ना 4 सप्लायर है, ए बी सी और डी। क्लियर है जी, 4 सप्लायर है मार्केट के अंदर मान लो, और कोई एफ कोई कंज्यूमर है। एफ कंज्यूमर को अपने घर पे करवाना भाई पेंट, एफ कंज्यूमर को क्या करवाना है, अपने घर पे पेंट करवाना है। तो वो सबसे पहले क्या करता है भाई, ए प्रोड्यूसर के पास जाता है, और ए प्रोड्यूसर की कॉस्ट है मान लो एक रूम है भाई, सिंगल रूम है भाई एक, उसको पेंट करवाने की। तो मान लो भाई ए की तो कॉस्ट है भाई एक रूम को पेंट करने की 900 रुपीज़, बी की कॉस्ट है 800 रुपीज़, सी की है 700 रुपीज़, और डी की है मान लो 600 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट है। तो एफ जो है पर्सन जिसको पेंट करवाना है भाई, वो ए प्रोड्यूसर के पास जाता है और बोलता है भाई एक रूम है उसको पेंट करवाना है, तो ये कितनी कॉस्ट बोलेगा उसकी, 900 रुपीज़। तो ये बी के पास जाता है भाई एफ कंज्यूमर। तो बी कितनी बोलता है भाई, 800 रुपीज़। एफ किसके पास जाएगा, सी के पास, सी कितने बोलेगा, 700 रुपीज़। ऐसे ही अब एफ किसके पास जाएगा, डी के पास, और डी को क्या पता है, वो क्या है, लास्ट प्रोड्यूसर। डी को पता है भाई वो क्या है, लास्ट प्रोड्यूसर है भाई। तो अब वो डी कितने प्राइस बोलेगा भाई इससे बताओ। तो डी अब उससे कितने बोलेगा भाई, मान लो 699 या 9.5, कितना बोलेगा भाई, 699 ले राउंड फिगर में 1699 यानी कि 699 रुपये। क्यों, क्योंकि अब डी को पता है भाई मैं उससे थोड़ा सा ही कम कर दूंगा ना तो भी ये मेरे पास ही आना, क्यों, क्योंकि लास्ट प्रोड्यूसर मैं हूं। क्लियर है, तो वो यहाँ पे क्लियर है भाई। और वो एक्चुअल में करना किस कॉस्ट तक कर सकता था, डी वाला 600 रुपीज तक, 600 तक कर सकता था ना। तो यहां से प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया, 99 रुपीज। समझ रहे हो ना, एक्चुअल रसीव माइनस मिनिमम कॉस्ट। एक्चुअल रसीव कितना हुआ एक्चुअल में 699, और मिनिमम कॉस्ट कितनी थी उसकी 600, या मिनिमम प्राइस बोल सकते हो भाई, मिनिमम प्राइस। क्लियर है, वो किस प्राइस तक करने को तैयार था, 600 रुपये तक। क्लियर, तो प्रोड्यूसर सरप्लस यहां से कितना हुआ, 99 रुपीज भी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था भाई, प्रोड्यूसर सरप्लस। और एक टोटल सरप्लस और देख लो भाई डायग्राम से, सिंपल है भाई, आप सभी को पता होगा। देखो टोटल सरप्लस कैसे भाई, कई बार पूछ लेते हैं भाई क्वेश्चन की, टोटल सरप्लस का एरिया फाइंड करके बताओ। सप्लाई डिमांड क्यू पी, ये क्या मेरा कंज्यूमर सरप्लस, और ये मेरा क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो टोटल सरप्लस क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, सी एस प्लस पी एस। क्लियर है ना, तो कौन सा एरिया, डी ई
एस, और डेड वेट लॉस भी आई थिंक आप सभी समझ गए होगे भाई। तो डेड वेट लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कंसिडर दी following diagram showing the market demand and supply curves for a commodity if the government fix the price P1 पे कर दे, यानी कि क्या कर दिया, प्राइस फ्लोर कर दिया भाई। अगर गवर्नमेंट कर दे प्राइस P1 अबव द मार्केट क्लियरिंग प्राइस P0 देन द डेड वेट लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो डेड वेट लॉस क्या हो जाएगा भाई यहां से, अरे ए बी ई और क्या हो जाएगा बी सी ई, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, यानी कि ये सारा क्या है भाई डेड वेट लॉस है ना, पीछे करवा चुका हूं भाई। तो ये सारा का सारा क्या है मेरा डेड वेट लॉस। तो क्या हो जाएगा डेड वेट लॉस ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, क्लियर है जी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा डेड वेट लॉस भाई, क्या हो जाएगा मेरा डेड वेट लॉस। और डेड वेट लॉस की डेफिनेशन क्या बताइए भाई, ए डेड वेट लॉस इज ए कॉस्ट टू सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी, क्लियर है जी। थैंक यू भाई, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना भाई। थैंक यू।